नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। स्कूल ट्रांसपोर्ट के नाम पर अभिभावकों से मनचाही फीस हर साल ली जाती है, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कभी कि जिस स्कूल बस से आपका बच्चा आता जाता है वो स्कूल बस सुरक्षा के कई मानकों पर खरी नहीं उतरती है। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से स्कूल बस को लेकर गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का स्कूल बसों में पालन नहीं हो रहा है। जब तक आपका बच्चा सुरक्षित घर आ जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई हादसा हो जाए तो, क्योंकि इसी मंगलवार को गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। एक स्कूल बस में आग लग गई। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हादसा हुआ, एक स्कूल बस में आग लग गई। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम स्कूलों की इस बड़ी लापरवाही पर जवाब भी मांगेंगे। बीच सड़क पर धू-धू कर जलती इस स्कूल बस में तकरीबन 45 घरों के चिराग मौजूद थे। वो तो शुक्र है इस स्कूल बस में मौजूद सभी बच्चों को बचा लिया गया, वरना जो होता उसकी कल्पना करना मुश्किल था। बच्चे निकल गए सारे बस। हादसा इसी मंगलवार को दोपहर में हुआ। ये स्कूल बस इंदिरापुरम के एक प्राइवेट स्कूल फादर एंजल की थी। ये हादसा लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस सीएनजी से चलने वाली थी। ऊपर से बस के अंदर एक एलपीजी सिलेंडर भी रखा था। इसी दौरान इंजन में स्पार्किंग हुई और बस में मौजूद एलपीजी सिलेंडर ने आग पकड़ ली। वो तो शुक्र है इस बस में सवार सभी बच्चे छोटे नहीं थे, जिस वजह से उन्हें आसानी से बचा लिया गया। लेकिन अगर बस में नर्सरी और प्रेप के बच्चे होते तो यह हादसा बेहद खतरनाक साबित होता। सवाल बड़ा है, क्योंकि ऐसी ही बसों में आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, लेकिन बसों में आपके बच्चे की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? इससे पहले कि ऐसा ही हादसा आपके बच्चे के साथ हो, सावधान हो जाइए। एनसीआर में अधिकतर स्कूल बसें सीएनजी से चलती हैं, जिसके चलते गर्मियों में आग लगने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और ऐसे ही सीएनजी से चलने वाली स्कूल बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट न हो तो खतरा और बड़ा है। परिवहन विभाग के मुताबिक गाजियाबाद और नोएडा की 200 से अधिक स्कूल बसें बिना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई के नियमों की अनदेखी कर अधिकतर स्कूलों की बसों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। जून 2016 में सिर्फ नोएडा में 156 स्कूल बसें बिना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही थी। परिवहन विभाग के सख्ती के बावजूद कई स्कूल बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। मई 2017 में गाजियाबाद में ही 151 स्कूल बसें बिना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही थी। मोटी ट्रांसपोर्ट फीस के बावजूद अगर स्कूल प्रशासन अपनी स्कूल बसों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो फिर इसे आप लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हम इसी सवाल पर जवाब मांग रहे हैं। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। और लगातार हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे अभी कि हर साल कितनी फीस वसूली जाती है माता पिता से बस ट्रांसपोर्ट के नाम पर, करीब 24 से 26 हजार तक। लेकिन दिशा निर्देश जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्या उनको फॉलो किया जाता है? देख लीजिए दिशा निर्देश। पहले आपको समझाते हैं कि बसों के आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि स्कूली बसों में जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स है, वो जरूर होना चाहिए। प्रत्येक बस में आग बुझाने के लिए उपकरण होने चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए बाकायदा। एजेंसी से अनुबंध पर ली गई बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए कि ये बस ऑन स्कूल ड्यूटी है। बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चों को ना लिया जाए। बच्चों को जो ठूस ठूस कर भरा जाता है ना बसों में, वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगी होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कभी बाहर गिरने का डर ना रहे। स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए, वो बाकायदा येलो पेंटेड होनी चाहिए। ज्यादातर स्कूल इसको फ्लाउट करते हैं। बीच में नीले रंग की एक पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लॉकिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। बस में सीट के नीचे बैग रखने की जगह होनी चाहिए। साथ ही साथ बस की सीटें ज्वलनशील पदार्थ की बनी नहीं होनी चाहिए, जो कि ये जो फादर एग्नेल स्कूल की बस के साथ हादसा हुआ उसकी बाकायदा सीट ही इन्फ्लेमेबल जो फाइबर था उसकी बनी हुई थी। बच्चों पर नजर रखने के लिए बाकायदा बसों में टीचर जरूर होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई सुपरवाइजरी रोल में टीचर जरूर होनी चाहिए। प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए।
यही नहीं, किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले उसका बाकायदा सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि ये स्कूल बस है। एक बस में कम से कम 2 चालक होने चाहिए। ये कितने स्कूल फॉलो कर रहे हैं, कितनी बसों में होता है, आप खुद सोच लीजिए। चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और ना ही उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होना चाहिए, यानी कि एकदम क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। और आपको ये हमने गाइडलाइंस दिखाई हैं, अब रियलिटी चेक दिखाने की कोशिश करेंगे। वैशाली के मॉडर्न स्कूल से हमारे संवाददाता जतिन ने बसेस का रियलिटी चेक किया, पहले वो देखिए। बस में हम अंदर चलकर इस बात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या जो स्कूल हैं उनकी बसों में मानक माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं। आप देखिए, इस बस की हालत ही बहुत कुछ पहले बयां कर देगी कि किस तरह की ये हालत है। बहुत पुरानी ये बस है और ज्यादातर इसमें मेंटेनेंस हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल जो उठता है वो सीट बेल्ट को लेकर उठता है। जो बसें हैं स्कूल में जिनका इस्तेमाल होता है उनमें हर सीट पर सीट बेल्ट होना जरूरी है। फादर एग्नेल स्कूल में जो हादसा हुआ है वो बस पीली बस नहीं थी, वहां पर फादर एग्नेल स्कूल ने इस पूरे मानक का उल्लंघन किया था। इमरजेंसी एग्जिट वो यहां पर जरूर नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो एक मानक ये है कि जो खिड़कियां होंगी उसमें से बाहर किसी बच्चे का अंग ना जा पाए। यहां पर 3 या 4 जो इस तरह के सरिये हैं वो होने चाहिए या फिर जाली इस तरह की होनी चाहिए कि उससे कोई भी अंग बाहर ना जा पाए। लेकिन यहां पर अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मेरा ही अंग बाहर आसानी से निकल पा रहा है। एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी स्कूल बस में आग से निपटने के इंतजामात पूरे होने चाहिए। इस बस में हम आपको दिखाएं, यहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है और इनको समय पर रिफिल कराना जरूरी है। 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें मानकों पे खरी नहीं उतर रही हैं। हालांकि यहां पर एक फर्स्ट एड जरूर नजर आ रहा है। इस फर्स्ट एड में तमाम जो सामान है वो होना चाहिए मेडिसिन से जुड़ा हुआ। लेकिन ये देखिए, चौंकाने वाली तस्वीर आपके सामने है। फर्स्ट एड के अंदर तो दवाई का नामो निशान तक नहीं है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्कूल किस तरह से मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं और ये सब बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ सकती है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और अगर आपको ये लगता है कि ये एक सॉलिटरी इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है जो सिर्फ गाजियाबाद में हुआ है, तो रुक जाइए, हम पेरेंट्स से भी यहाँ पर बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ये जो हादसा हुआ ना, ये कहीं भी कभी भी किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। चर्चा के लिए हमारे साथ नीरज भटनागर जी, जो कि शिकायत करता है इस मामले में, एआरटीओ के दरवाजे कई बार खटखटा चुके हैं, वो जुड़ रहे हैं। संदीप सिंह जो कि मेंबर हैं नोएडा पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जिन्होंने रियलिटी चेक किया। सबसे पहले जतिन, गाजियाबाद में यह हादसा हुआ और ये खबर आ गई है कि करीब 200 ऐसी बसें हैं जो फिटनेस के लिहाज से सही नहीं है, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। अब आंखें खुली प्रशासन की या अभी भी सो रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने भी फौरी तौर पर एक आदेश दिया है और एक कमेटी फिर से बनाई है। आंचल जी, आपने देखा होगा कि पहले जब हादसे होते आए हैं तब भी कमेटी बनाने की बात भी कही गई थी, जांच की बात भी कही गई थी। नीरज भटनागर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कई बार आवाज उठाई, लेकिन महज कमेटी बनाने या जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। अब देखना ही होगा कि इस बार की कमेटी क्या कुछ इसमें गाइडलाइन लाती है और उन्हें कितना मनवा पाती है, क्योंकि रियलिटी चेक भी हमने दिखाया, एक नहीं कई बसों पर हम गए और वहां पर हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की। यकीन मानिए कि बड़े से बड़े स्कूल के जो बस थी उनमें मानकों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा था। मैं इस वक्त फादर एग्नेल स्कूल के बाहर ही मौजूद हूं, जिस स्कूल की बस का ये हादसा है। वहां पर पीली बस नहीं थी, सफेद बस थी और ये भी पता चला है कि उसमें जो ड्राइवर कंडक्टर थे वो उसी बस में खाना बनाते थे। सोचिए, वहां पर एलपीजी सिलेंडर था उस बस में और उसके बावजूद वहां पर खाना बनाया जाता था। क्या ये लापरवाही नहीं है? ये लापरवाही तब नहीं होती अगर वो बस सीधे स्कूल की होती, क्योंकि एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से हायर ये बस थी और उस पर मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था, तभी इस तरह का हादसा हुआ है। और निश्चित तौर पर हमने ये सवाल गाजियाबाद की डीएम से भी पूछा, उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है, जांच की जा रही है, कुछ दिन में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जरूर देगी। उसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर से चौंकाने वाली खबर आई है, नोएडा गाजियाबाद में 200 ऐसी बसें हैं। दरअसल जतिन, हो ये गया है कि जो हमारे दर्शक भी ये शो देख रहे होंगे, आज की तारीख में माँ बाप होना ना सबसे ज्यादा डर के रहने वाली बात हो गई है, क्योंकि एक तो ये डर कि बच्चा
आपका जा रहा है आ रहा है इन बसों में सवार है, जिसके विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं, और दूसरा ये डर कि स्कूल एजुकेशन इतना बड़ा बिजनेस है, अगर आप आवाज उठाएंगे तो वो आवाज ही दबा दी जाती है। मुझे बताइए नीरज जी, आपने कई बार जाके एआरटीओ के चक्कर काटे, बोला ये तमाम जो रूल्स हैं वो फ्लाउट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फ्लाउट हो रही हैं, प्रशासन के कान पर जूं रहेंगी क्या? कभी नहीं मैम, आज तक कभी जूं नहीं रहेंगी। हमने 2014 में कंप्लेंट की, 2015 में कंप्लेंट की, 2016 में कंप्लेंट की, कभी जूं नहीं रहेंगी। इनफैक्ट अभी पीछे आपने देखा होगा एटा के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, तब भी हम लोगों ने कंप्लेंट की, तब भी एक कमेटी बना दी गई। ये कमेटी बनाना ये सब केवल और केवल एक फॉर्मेलिटीज पूरी करना है। इसमें साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और आरटीओ डिपार्टमेंट की मिलीभगत सामने नजर आती है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आज की नहीं है, ये 1997 की गाइडलाइंस हैं, हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते? आज हमने अदालत को एक प्रवक्ता बना के छोड़ दिया है। किसके बच्चे हैं वो? हमारे बच्चे हैं, हमारे भारत का भविष्य है। अगर वो इस तरह से आग के गोलों पे चलेंगे और स्कूल वाले और प्रशासन केवल कमेटी बना के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही बनती है। ठीक है, मैं जतिन के पास जाऊंगी कि इसको लेकर बाकायदा मीटिंग भी हुई, एक डेडलाइन भी दी गई, क्या हुआ, लेकिन एक क्विक कमेंट संदीप जी आपसे भी। आप नोएडा पेरेंट्स एसोसिएशन से सरोकार रखते हैं, मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स क्या वाकई इस तरह की आवाज उठाते हैं या पेरेंट एसोसिएशन भी फेल है इस मामले? अभी रिसेंट आप एग्जांपल देखोगे कि गाजियाबाद के स्कूलों ने हड़ताल कर दिया। जब पेरेंट्स ने एक बार एक मुद्दे पे, फीस के मुद्दे पर और ये बस में आग लगने के मुद्दे पे उनसे बात करने की कोशिश की तो स्कूल वाले हड़ताल पे चले गए। ये पहली बार इतिहास में, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैंने सुना है कि कोई भी स्कूल का एक यूनियन है जो कि हड़ताल पे चला जाता है। तो पेरेंट्स अपनी आवाज को उठाए किसके सामने? अगर हम स्कूल से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप एसोसिएशन बना के आओ तब हम आपसे बात करेंगे। जब हम एसोसिएशन बना के जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, एक पैरेलल एसोसिएशन उनके साथ भी खड़ा हुआ है स्कूल की भागीदारी के साथ, वो उनके लिए एसोसिएशन हो जाता है। पेरेंट्स आज के डेट में बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, असहाय महसूस करते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन कुछ करता नहीं है, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और बस सवाल पूछने की देर होती है कि डर ये है कि आपके बच्चे का वहां पर स्कूल में जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि हम इन पेरेंट्स की आवाज बन रहे हैं और वो आवाज प्रशासन तक पहुंचा। और मेरे हाथ में बाकायदा एक लिस्ट है जो स्कूलों के नाम अगर हम ना भी लें, क्योंकि कमोवेश बड़े बड़े स्कूल इसमें शामिल हैं, 24,000 से 26,000 तक इनकी फीस जाती है, जो कि सालाना ट्रांसपोर्टेशन फीस है। मुझे ये बताएं जतिन कि चाहे वो एआरटी हो और डीएम ने भी कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, ग्राउंड पर आज भी मीटिंग हुई, कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए आंचल जी, सवाल बहुत बड़ा है ये कि निष्कर्ष कब निकलेगा, क्योंकि सरकार को ये देखना होगा, बार बार सिर्फ महज दावे करने से या फिर जांच की बात कह देने से नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि पेरेंट्स भी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि पहले भी जांच की बात कही गई है और उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं है, दिल्ली एनसीआर में भी पहला हादसा नहीं है, ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं और हर बार यही बात सामने आती है कि मानकों पर ये बसें खरी नहीं उतरती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, करीब 24,000 रुपए तक सालाना ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और जो मैंने पड़ताल की उसमें मैंने ये पाया कि महज 3 किलोमीटर तक की ही ये फीस है जो 24,000 रुपए तक है साल की। अगर उससे थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं तो ये फीस और बढ़ जाएगी। जब आप फीस पूरी ले रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पूरा ले रहे हैं, आप एनुअल चार्ज पर कोई सहमति नहीं जता रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो फिर क्यों मानकों को नहीं मान रहे हैं? अगर हम माता पिता को कंज्यूमर भी मान ले तो भी ये डेफिशिएंसी इन सर्विस होगी। मुझे ये बताएं नीरज जी कि प्रशासन कमेटी बना रहा है, कह रहा है ड्राइव चला रहा है, इतने भर से हो जाएगा क्या? हमारे बच्चे सेफ कैसे होंगे? सरकार जाग रही है क्या? मैडम, काम करने की जिल अगर होगी तो जरूर होगा। अगर आज प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप बताइए। इससे पहले क्या कभी इंक्वायरी कमेटीज नहीं बनी? क्या उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई? लेकिन स्कूलों के मामले में कोई भी इंक्वायरी कमेटी जो बनती है उसकी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को केवल एक कस्टमर समझा जाता है, जबकि प्रशासन को और स्कूल को यह समझना होगा कि वी आर द स्टेक होल्डर्स इन द स्कूल और हम अपने नौनिहालों को आपके हवाले करते हैं, आपके द्वारा दी गई बसों में भेजते हैं। माफ कीजिएगा, वक्त की क्योंकि कमी है। संदीप जी, एक क्लोजिंग कमेंट, अगर योगी सरकार आपको सुन पा रही है, वैसे तो हम मैसेज पूरे देश में माता पिता का सरकारों को पहुंचाना चाहते हैं, योगी सरकार अगर आपको सुन पा रही है, 3 चीजें मांग लीजिए।
मैं अभी योगी सरकार से एक 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या मांगना चाहता हूं। पहले तो जो स्कूल में अगर हम बच्चे भेजते हैं तो हमारे बच्चे सेफ होने चाहिए। दूसरा, जो हम फीस ले रहे हैं उसका हमको जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम हर साल 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए स्कूलों को दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें ही ऊपर पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। हमें कहा जाता है कि आप स्कूल में बच्चों को आप पढ़ाइए, आप खुद ट्यूशन दीजिए, ठीक है। तीसरी बात, सरकार जब हमें ये कहती है कि वो एक ट्वीट पे इतने एक्शंस लेती है, हमने करीब 2 लाख ट्वीट अभी तक सरकार के सामने भेज चुके हैं। डेली हमारा रोज एक कैंपेन चल रहा है। हम स्कूलों के मनमानी को बंद कराना चाहते हैं। तो हमारी योगी सरकार से एक अपील है कि हमारे सुने और हमें बिल्कुल, और इंडियन खसूट जो मचा रखी है, इन स्कूल्स जो बिजनेस की तरह चलाए जा रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए और हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, दी जा सकती है। सरकार और प्रशासन हमें जरूर दे।